Welcome dear students in our chapter revision series after history and civics chapters. Now this is turn for geography chapters. This is your first geography chapter environment. बच्चों हिस्ट्री और सिविक्स के अपने चैप्टर्स के रिवीजन के बाद अब हम ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर्स को भी बारी बारी रिवाइज करेंगे. भूगोल का हमारा पहला अध्याय है पर्यावरण. आइए शुरू करें. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय नेचर. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति द्वारा निर्मित है. ऑप्शंस आर कार्स, रोड्स, माउंटेन्स एंड ऑल ऑफ दीज. बच्चों चारों ऑप्शंस पर हम बारी बारी विचार करते हैं. वो कौन सा ऐसा एक विकल्प है जो कि प्रकृति यानी नेचर ने बनाया है. पहला जो ऑप्शन है वो कार्स, ये हम मनुष्य बनाते हैं, प्रकृति नहीं बनाती इसको, ये ऑप्शन गलत है. सेकंड वन इज़ रोड्स, सड़कें, ये भी हम मनुष्य बनाते हैं यानी ये भी प्रकृति द्वारा बनाया हुआ नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ माउंटेन्स, पर्वत, पर्वतों का निर्माण प्रकृति करती है, मनुष्य पर्वत नहीं बनाते, प्रकृति ही पर्वतों को बनाती है. यानी हमारे दिए गए विकल्पों में से हमें वो विकल्प मिल गया है जिसको प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है. दिस इज़ द राइट आंसर. ऑल ऑफ दीज भी गलत है. माउंटेन्स आर द ऑप्शन, माउंटेन्स आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अपने चैप्टर से भी बच्चों हम देखते हैं इसे. अपने चैप्टर में हमने पढ़ा है क्योंकि ये पर्यावरण के बारे में है और पर्यावरण के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स, नेचर और नेचुरल सब्सटेंसेस, ह्यूमन इटसेल्फ एंड ह्यूमन मेड थिंग्स आर द थर्ड कंपोनेंट. इस तरीके से 3 अलग अलग संघटक हो जाते हैं हमारे पर्यावरण के. इसमें हमारे पूरे पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, उनको हम प्राकृतिक संघटक कहते हैं. यानी हमारे पर्यावरण का वो प्राकृतिक हिस्सा है. उदाहरण के लिए हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जंगल, ओशंस, आइलैंड्स, कोस्ट, ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो, डेजर्ट, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं जो नेचर ने बनाए हैं. ये सारे नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं. वहीं दूसरी तरफ जब हम मैन मेड या ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम इंसानों ने नेचुरल सब्सटेंसेस के, नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर बनाए हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इनमें चाहे हमारे रेलवे ट्रैक्स हों या नदियों के ऊपर बनाए हुए हमारे पुल या डैम्स हों, जो बांध हम बनाते हैं बिजली बनाने के लिए. इसके अलावा अलग अलग तरह के जो आवास के तरीके हम बनाते हैं, सेटलमेंट पैटर्न, बिल्डिंग्स के जो डिज़ाइन वो हैं जो हम बनाते हैं, ये सब भी विंड मिल्स वगैरह यानी इंसानों के जरिए बनाए गए सभी तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सभी तरह के जो स्थल रूप हैं, वो सारे ह्यूमन इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं. इन्वायरमेंट के इन कंपोनेंट्स को जान करके अपने इस क्वेश्चन को हमें समझना आसान है. नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है माउंटेन्स, क्योंकि इसे नेचर ने बनाया है, और बाकी कार्स, रोड्स, इस तरह के जो विकल्प हैं वो हम इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए वो ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है. आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन के लिए. दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू. जल से संबंधित भाग क्या कहा जाता है. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर. इनकी हिंदी पढ़ते ही हमें विकल्प मिल जाता है. जल से संबंधित भाग है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल. जल हमें मिल गया. जलमंडल को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. बच्चों हम जरा डोमेन्स की भी बात करें जिनको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट द अर्थ. अर्थ डिस्क्रिप्शन हमें ज्योग्राफी में करना होता है, और हमारी धरती पर, हमारी अर्थ पर जो चीज़ें हैं चाहे वो कहीं भी हों, वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पार्ट हैं. ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द अर्थ, अंडर द अर्थ एंड एबव द अर्थ. यानी पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी पर क्या है और पृथ्वी के अंदर क्या है, वो सभी कुछ चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़े जाने का हिस्सा हैं. इसीलिए ज्योग्राफी में हम अपने पूरे इस इन्वायरमेंट के बहुत सारे डोमेन्स, बहुत सारे उपविभाग या विभाग बना करके रखते हैं ताकि हमें पढ़ने में सहूलियत हो, क्योंकि अलग अलग विशेषताएं भी रखते हैं. अगर हम ठोस हिस्से की बात करें, सॉलिड की बात कहें, स्थल मंडल की बात कहें, तो वो लिथोस्फीयर का हिस्सा है. पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर भी स्टडीज़ में हम करते हैं. पृथ्वी पर ही हमें जल भी मिलता है क्योंकि जल सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी पृथ्वी पर है, इसीलिए हमारी पृथ्वी ब्लू प्लेनेट की तरह दिखाई देती है. हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के रूप में वो शामिल किया जाता है. वायुमंडल की हम बात करें जहाँ पर धरती के ऊपर वाले हिस्से को मैंने कहा कि वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पार्ट में है, यानी एटमॉस्फेयर भी हमारे ज्योग्राफी में एक डोमेन की तरह से लिया जाता है, पढ़ा जाता है. और ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं, यानी लिथोस्फीयर भी, हाइड्रोस्फीयर भी यानी जल भी, और वायु भी सब मिल जाते हैं, तो एक खास तरह का सिस्टम डेवलप होता है जिसमें जीवन हमारी धरती पर संभव हो पाता है, और उस जीवन को हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी जीवन मंडल. इस तरीके से हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ऑल दीज आर डोमेन्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. ये सारे के सारे विभाग हैं हमारे पर्यावरण के, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, भूमि हो, और इन सब के जरिए मिलकर के बनने वाला ये जीवन,
ये सारे के सारे हम डोमेन्स जो हैं हमारे पर्यावरण के हैं और अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्वेश्चन में देख लिया, जल से संबंधित जो भाग है वो हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, व्हाट डू प्लांट एंड एनिमल किंगडम मेक टुगेदर? वनस्पति और जंतु जगत साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? अभी अभी हमने डोमेन्स की बात की है। लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड की बात करता है, एटमॉस्फेयर जो कि अपर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर मीन्स की जो गैसेस स्टेटस है, हमारे आसपास जो गैसेस हैं डिफरेंट टाइप की, जो मैकेनिकल मिक्सचर हमें मिलता है और हमारी धरती पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है, वो सारा का सारा जो गैसियस पार्ट है एटमॉस्फेयर के रूप में इकट्ठा होता है। और जलमंडल के रूप में हमने जाना कि हाइड्रोस्फीयर में सभी तरह के जो झीलें हैं, नदियां हैं, सागर और महासागर हैं, ओशन, सीज, ये सारे उसका हिस्सा हैं और इन सब की मदद से बनता है जीवन मंडल। ये जीवन भी मुख्य रूप से दो हिस्से में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर प्लांट किंगडम भी है और एनिमल किंगडम भी है। इस तरीके से हमें दो विभाग दिखाई देते हैं। तो ये दोनों यानी कि जंतु जगत और वनस्पति जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम मिल करके बनाते हैं बायोस्फीयर। दिस इज द राइट आंसर। आपके बुक में भी एक डायग्राम है, एक पॉन्ड के इकोसिस्टम के जरिए यानी एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई किस तरीके से जल भी, स्थल भी और वायु भी इकट्ठा होते हैं और इनके मिलने से इस तरह का सिस्टम डेवलप होता है जिससे वनस्पतियां और जंतु डेवलप हो जाते हैं। यानी ये एक अकेला पिक्चर, एक इकोसिस्टम हमें सारे डोमेन्स को साथ में इकट्ठा करके दिखाता है। और यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से समझ भी सकते हैं कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मिल करके हमारे बायोस्फीयर की या हमारे जीवित हिस्से की रचना करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following animal is called the ship of the desert? ऐसा कौन सा जानवर है जो जानवर मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है? यानी मरुस्थलों में, डेजर्ट में उसकी गति बहुत तेज़ होती है। हम बात करें सारे ऑप्शंस की। लॉयन, शेर। लॉयन को भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, डेजर्ट में जीवित रह पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए ये विकल्प गलत है। एलिफेंट उससे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाला जीव है, यानी ये भी विकल्प मरुस्थल के लिहाज से, डेजर्ट के लिहाज से गलत है। फॉक्स, लोमड़ियाँ मिलती हैं मरुस्थल में लेकिन इनकी गति बहुत ज़्यादा नहीं होती। लास्ट ऑप्शन इज कैमल या ऊँट। ये जो जीव है ये एक बड़ा जीव है लेकिन इसको पानी की कमी वाले इलाकों में भी अपने आप को बेहतर तरीके से ढाल लेता है। कम पानी में भी अपने आप को जीवित रखने की इसकी काबिलियत इसको डेजर्ट का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल बनाती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बाकी अन्य जो जीव हैं रेत में बहुत अच्छे ढंग से वो चल नहीं पाते, बजाय इसके हम जब कैमल्स को देखते हैं, ऊँटों को देखते हैं तो इनके पैर गद्दीदार होते हैं। ये अच्छे तरीके से न केवल डेजर्ट पर चलते हैं बल्कि बहुत तेज़ गति से दौड़ भी लेते हैं और इनकी इस ज़्यादा स्पीड की वजह से ही इनको शिप ऑफ डेजर्ट या मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। तो हमने अपना ऑप्शन पहचान लिया, राइट आंसर इज कैमल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चार विकल्प हैं हमारे पास, 25 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 मार्च और 5 जून। 5 जून, 5 जून सही विकल्प है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। थोड़ी बात हम विश्व पर्यावरण दिवस की भी करें। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी 1974 से, यानी 1974 से, और इसको शुरू करने वाली जो संस्था है वो संस्था है यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र ने लोगों को पर्यावरण के विषयों पर जागरूक करने के लिए, विश्व की जनता को पर्यावरण की महत्ता समझाने के लिहाज से इस एनवायरनमेंट डे की शुरुआत की थी 1974 से। और इसके जरिए ताकि लोग अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, अपने पर्यावरण को बचाएं, जीव जंतुओं के प्रति भी वो सम्मानजनक बर्ताव करें, इस लिहाज से इस अवेयरनेस कैंपेन की तरह इस एनवायरनमेंट डे को शुरू किया गया था यूएन के जरिए और तारीख रखी गई थी 5 जून। हर साल हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इवन हमें यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से कहना चाहिए क्योंकि यूएन के जरिए शुरू किया गया था। 1974 से इसकी शुरुआत हुई है और 2020 में भी हमने इसे मनाया है। इसका अर्थ है कि ये 2020 में हमने इसका 46वां 46 जो इसका पार्ट था, इसका जो एपिसोड था, 46वां संस्करण हमने इस बार इसको मनाया है। 1974 में जब ये शुरू किया गया था तो इसकी थीम रखी गई थी। बच्चों, हर वर्ष एक थीम रखी जाती है हर एक एनवायरनमेंट डे की। जो पहली एनवायरनमेंट डे जब मनाया गया था 1974 में, तब जो थीम रखा गया था वो थीम था ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। इस तरीके की थीम के साथ ये विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई। बाद में धीरे धीरे ये और डेवलप होते हुए कई सारे फॉर्म को भी साथ में शामिल करता गया। और 2020 की भी हम बात कर लें क्योंकि 2020 में भी 5 जून बीत चुका है और इस बार जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया था उसका थीम रखा गया था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी
यानी जितने तरह का जीवन हमारी धरती पर मिलता है, बहुत सारी विविधता है इसमें, उसको हमें इंजॉय करना चाहिए, उसको हमें बचाना चाहिए। इसलिए इस तरह का थीम रखा गया, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। दिस इज थीम फॉर 2020 UN वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यहीं पर हमने जान लिया है, कंफर्म है कि 5 जून जो है हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन में हमने अपने आंसर की पहचान कर ली है। 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के लिए संकट नहीं है? बारी बारी सब पर विचार करते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या। बच्चों, जनसंख्या का बढ़ना, इसका अर्थ है कि जितने तरह के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे ज़मीन पर या हमारे पास सागरों में, जो भी तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन सब पर बहुत सारा प्रेशर बढ़ता है। यानी बढ़ती जनसंख्या वास्तव में दबाव को बढ़ाती है, एक संकट पैदा करती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो संकट नहीं है, हमें उसको पहचान करना है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आप ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उसके बारे में हमें पूछा गया है कि वो है या नहीं है, यानी नॉट उसमें है या नहीं, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना चाहिए। कई बार हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ करके गलत ऑप्शन को टिक कर लेते हैं और हमें आती हुई चीज़ें हम गलत कराते हैं, उसके नंबर हमारे कट जाते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में संकट नहीं है ये पहचानना है, थ्रेट नहीं है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि प्रेशर बढ़ाती है रिसोर्सेज के ऊपर, इसलिए एक तरह का संकट है, ये विकल्प गलत हो जाता है। ग्रोइंग प्लांट्स, बढ़ते हुए पौधे, पेड़ पौधों का बढ़ने का अर्थ है कि हमारे पास ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी, फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, जितने तरह के प्लांट्स और एनिमल किंगडम है उनके लिए फलने फूलने का ज़्यादा बेहतर दशा उत्पन्न होगी। यानी ये अच्छी बात है, ये वास्तव में संकट नहीं है, हम इसको विचार करेंगे। बाकी ऑप्शंस को भी बारी बारी देख लें। ग्रोइंग पोल्यूशन, बढ़ता प्रदूषण, ये पर्यावरण के लिए संकट है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। और चौथा अपने आप से गलत है, यानी हमने सही आंसर पहचान लिया है। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को पढ़ करके 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ करके हम जो गलत विकल्प हैं उनको बारी बारी एलिमिनेट करते जाएंगे, उनको निकालते जाएंगे और हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स यानी बढ़ते हुए पौधे, ढेर सारे पौधे, ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, संकट नहीं है। इट मीन्स द राइट आंसर इज ग्रोइंग प्लांट्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। Who among these interact with the environment and modify it according to their need? ऐसा कौन सा तत्व है नीचे दिए गए चारों विकल्पों में जो पर्यावरण में अपनी जरूरत के हिसाब से बहुत बदलाव करता है? रिवर, वो खुद पर्यावरण का हिस्सा है। माउंटेन भी पर्यावरण का हिस्सा है। जानवर भी थोड़ा बहुत बदलाव पर्यावरण में करते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है। ज़्यादातर जो जानवर हैं वो पर्यावरण के अनुकूल खुद को ही ढाल लेते हैं, वो नेचर में बदलाव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक चौथा एलिमेंट भी दिया है जो वास्तव में सबसे ताकतवर एलिमेंट है, बहुत एक्टिव एलिमेंट है ये, मानव। ये जो जीव है ये धरती पर सबसे बड़े बदलाव करता है। इवन इतने बड़े बदलाव करता है कि अभी हमने इस चैप्टर में अपनी जब शुरुआत की थी, हमने बात की थी कि हमारे टोटल इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट तो है ही, साथ साथ ह्यूमन इन्वायरमेंट के रूप में, यानी मानव पर्यावरण के रूप में भी दिखाई देता है। यानी सभी स्पीसीज़ में सबसे ताकतवर स्पीसीज़ जिसने पूरी अपनी एक सभ्यता डेवलप की है, पूरे ग्लोब पर, पूरे हमारे ग्रह पर उसका दबदबा है, वो मानव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। और यही हमारे नेचर में, नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसको बहुत तरीके से मॉडिफाई करते हैं, यानी ये क्षमता मानव समाज में है। दिस इज द राइट आंसर, ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अमॉन्ग दीज विच इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ? पृथ्वी की सबसे ठोस परत क्या है इन सारे विकल्पों में से? ठोस की हमने बात की, अभी हमने ये चारों डोमेन्स पढ़े हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवन मंडल के बारे में। हमने ठोस परत यानी सॉलिड पार्ट की बात की, तो ये हिस्सा होगा स्थलमंडल का। सही विकल्प है लिथोस्फीयर। थोड़ी सी जानकारी हम लिथोस्फीयर की ओर ले लें। ये चैप्टर अभी हमें आगे पढ़ना है, हमारे इसी साल के सिलेबस में ये चैप्टर है। जब हम इंटीरियर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जानकारी होगी कि लिथोस्फीयर जो है ये असल में बना है क्रस्ट और अपर मेंटल से। ये चीज़ें क्या हैं? पृथ्वी में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू करें तो 3 मेजर परतें हैं। पहली वाली को हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरी वाली मेंटल है और तीसरी वाली कोर कही जाती है। इनमें लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल बनता है पूरी क्रस्ट के साथ, और मेंटल में भी जो बिल्कुल अपर पार्ट है जो सॉलिड होता है, अपर मोस्ट जो मेंटल है जो सॉलिड पार्ट है, उसको मिला करके और क्रस्ट को मिला करके हमारा लिथोस्फीयर बनता है। ये लिथोस्फीयर की सही जानकारी है। हम अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। ठोस सतह की बात की गई है, हार्ड टॉप लेयर की बात की गई है। दिए गए विकल्पों में स्थलमंडल या लिथोस्फीयर इसका सही आंसर है। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओनली और ओवर कॉन्टिनेंट्स? स्थल रूप केवल महाद्वीपों पर ही पाए जाते हैं। ये गलत है, ये गलत है, यानी ये सही होगा, ये सही नहीं है, यानी इसको हम काट देंगे। ये गलत है,
ये तथ्य जो लिखा गया ये फॉल्स है, यानी यहाँ पर हम टिक करेंगे फॉल्स के ऊपर। हम इसको भी देखें, आपकी बुक में ही ये डायग्राम दिया हुआ है, क्रस्ट को दिखाया गया किस तरीके से क्रस्ट हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा ओशन है, ओशन के अंदर भी ये चट्टानें पाई जाती हैं, यानी ज़मीन दिखाई देती है। ओशैनिक क्रस्ट उसको हम कहते हैं, यानी ज़मीन उसके अंदर भी है, स्थल वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है सागर के अंदर। और केवल दिखाई ही नहीं देता, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, इवन इतनी वैरायटी है जितनी वैरायटी हमारे पास ज़मीन के ऊपर कॉन्टिनेंट्स पर हमें दिखाई देती है। नीचे के इस दूसरे डायग्राम को देखें, पहले के बाद ये दूसरा डायग्राम है नीचे वाला। नीचे देखिए जिस तरीके से हमारे सरफेस पर बहुत सारी उबड़ खाबड़ सतहें मिलती हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पर प्लेन है, माउंटेन एरियाज़ भी हैं, वैलीज़ हैं, उसी तरीके से सागर के अंदर जाने पर भी हमें स्लोप दिखाई देता है। कहीं कहीं पर ज़मीन की तरह हमें बहुत लंबे प्लेन इलाके भी दिखाई देते हैं, एवेसल प्लेन कहते हैं उनको। इनके अलावा ज़मीन पर जैसे वॉल्केनोज़ मिलते हैं, ऐसे सागर के अंदर भी वॉल्केनोज़ होते हैं। कई जगहों पर बहुत सारे माउंटेन्स भी होते हैं, इवन इतने ऊंचे माउंटेन्स भी होते हैं कि उनका कुछ हिस्सा सागर के ऊपर दिखाई देता है, जिनको हम आइलैंड कहते हैं। वास्तव में वो पर्वत के ऊपर का हिस्सा है, यानी सागर के अंदर डूबे हुए पर्वत हैं। इसके अलावा सागरों में हमें खाइयाँ भी मिलती हैं, गर्तें, ट्रेंचेस, ट्रफ्स भी मिलते हैं, यानी बहुत सारी जो वैरायटी है लैंडफॉर्म्स की वो हमें सागर के अंदर भी दिखाई देती है। तो हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, 9th क्वेश्चन, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओनली ओवर द कॉन्टिनेंट, दिस इज नॉट अ ट्रू फैक्ट, तो ट्रू यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, पृथ्वी के चारों तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वो वायुमंडल को बांधे रखता है, रोके रखता है। ये फैक्ट ठीक है, क्योंकि वास्तव में पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वायुमंडल को रोके रखने में, उसके साथ बांधे रखने में मदद करता है। ये कैसे करता है हम ध्यान से देखें। बच्चों, एयर के बारे में और एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में हमें अलग से एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम ये जानकारी ले लें कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ डिफरेंट टाइप की जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेज हैं, इसमें ओजोन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। ये सारी गैसेज हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये एटमॉस्फेयर काफ़ी ऊंचाई तक मिलता है, और ये हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि ये 4 मेजर डोमेन्स में से भी एक है, और ये हमारी पृथ्वी पर टिका इसलिए रहता है, ये सारी गैसेस उड़ करके दूर नहीं चली जाती, क्योंकि हमारी धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका जो आकर्षण बल है, ये इन सारी गैसेस को अपने साथ होल्ड किए रखता है, बांधे रखता है। पृथ्वी का आकार, उसका जो ग्रेविटेशन है, उसकी गुरुत्व शक्ति है, इसकी वजह से गैसेज यहाँ से दूर नहीं जा पाती, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बंधी रहती हैं, और हमारी धरती पर ये एटमॉस्फेयर डेवलप होता है, और जीवन के बनाए रखने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वायुमंडल को बांधे रखने में मदद करता है, दिस इज़ ट्रू फैक्ट। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट ज्योग्राफी चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। बच्चों, आप इन सारे क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में विद करेक्ट आंसर लिखेंगे एज होमवर्क। धन्यवाद।